चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ यू। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट के लेक्चर नंबर थर्ड को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर एंड दैट इज व्हाट रिलेटिव एटॉमिक मास। तो अब रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, इसके लिए कार्बन 12 को ही स्टैंडर्ड क्यों लिया गया और एक एलिमेंट के रिलेटिव एटॉमिक मास को आप कैसे फाइंड करोगे, तो इन सारी चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो मेरा फर्स्ट पॉइंट याद रखो कि जो रिलेटिव का वर्ड है, रिलेटिव मींस टू कंपेयर वन थिंग विद अनदर। जब आप दो चीजों के दरमियान मुआवजा करोगे तो इसको आप लोग क्या कहोगे, दैट इज अ, इसके लिए आप लोग रिलेटिव का वर्ड जो है वो यूज करोगे। यानी अगर आप दो बंदे ले लो, एक की हाइट थोड़ी ज्यादा है और दूसरी की हाइट कम है, तो आप कहोगे कि ये जो हाइट का टर्म है, दिस टर्म इज रिलेटिव टर्म। एक के मुकाबले में दूसरे की हाइट इतनी है, एक के मुकाबले में दूसरे का कलर ये है। अब इसी तरह पुराने जमाने में जब साइंटिस्ट एटम के मास को कैलकुलेट करते थे तो इसके लिए वो क्या करते थे, एक स्टैंडर्ड लेते थे, उसके कंपैरिजन में बाकी एलिमेंट के मासेस को क्या किया जाता था जी, कैलकुलेट किया जाता था। तो देखो इसकी सिंपल एग्जांपल, इसको सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज मैं आप लोगों को कहता हूं कि जब आप दुकानदार के पास जाते हैं और उस दुकानदार को आप कहते हैं कि लेट्स सपोज मुझे 1 kg ऑफ एप्पल दे दे, 1 kg ऑफ एप्पल। तो फिर वो दुकानदार आपको सेब गिन के देता है या वो आपको सेब देता है किस तरीके से, कि तराजू के एक साइड पे वो 1 kg वाला क्या रखता है, दैट इज स्टोन रखता है, और दूसरी साइड पे वो एप्पल को क्या करता है, ऐड करता जाता है। तो ऑब्वियसली वो ये सेकंड मेथड जो है उसको प्रेफर करता है। तो आपने इस एप्पल के मास को फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ दिस। अब इसका मास आपको ऑलरेडी क्या था, दैट इज अ मालूम था। जिसका मास आपको ऑलरेडी मालूम था, जिसकी अमाउंट आपको ऑलरेडी मालूम होती है, इसको आप नाम देते हैं स्टैंडर्ड का, या इसको आप नाम देते हैं किस चीज का, दिस इज कॉल्ड रेफरेंस का जो है वो नाम देते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो 1 kg वाला स्टोन है, दिस 1 kg स्टोन इज अ स्टैंडर्ड या दिस इज अ रेफरेंस, बिकॉज इसकी अमाउंट आपको ऑलरेडी क्या है, दैट इज अ मालूम है। और आप इन एप्पल का मास क्या कर रहे हो, दैट इज अ फाइंड कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ दिस रेफरेंस। तो इसके लिए फिर आप वर्ड यूज करोगे, दैट इज अ रिलेटिव का। अब सेम इज द केस हियर, जब साइंटिस्ट एलिमेंट के मासेस को कैलकुलेट करते थे तो उसके लिए फिर वो एक स्टैंडर्ड लेते थे और या एक रेफरेंस लेते थे। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि आप किसी भी एलिमेंट के मास को कैलकुलेट करें, तो अब इस साइड पे क्या लोगे, दैट इज स्टैंडर्ड, और दूसरी साइड पे क्या लोगे, दैट इज वही एलिमेंट लोगे जिसका मास आप कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जब इन दोनों का मास आपस में कैलकुल मिल जाएगा, स्टैंडर्ड का तो आपको मालूम है, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो आप उस एलिमेंट के मास को क्या कर लोगे, दैट इज अ फाइंड कर लोगे। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ वर्ड रिलेटिव का। सो फर्स्ट पॉइंट ये याद रखना है कि द रिलेटिव एटॉमिक मास का जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था दैट इज डाल्टन ने, और इसके लिए जो इन्होंने स्टैंडर्ड लिया था वो स्टैंडर्ड आप लोग के पास क्या था, दैट इज कार्बन 12। सो कार्बन 12 एज सेलेक्टेड एज अ स्टैंडर्ड। अब जरा कार्बन 12 को इग्नोर करते हैं और मैं आपको ये कहता हूं कि आप किस एलिमेंट को एज अ स्टैंडर्ड सेलेक्ट करोगे और किसको सेलेक्ट नहीं करोगे। सो लेट सपोज मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे आपकी क्लास में एक बंदे को सीआर बनाना है, मॉनिटर बनाना है, तो क्या मैं हर एक बंदे को मॉनिटर बना सकता हूं? तो आप सबका जवाब होगा नो, आप हर एक बंदे को मॉनिटर नहीं बना सकते, क्लास रिप्रेजेंटेटिव नहीं बना सकते। आप उस स्टूडेंट को मॉनिटर बनाएंगे जिसमें कुछ खसूसियात होंगी। फर्स्ट खसूसियात कि वो 100% उसकी अटेंडेंस जो है वो क्या हो, दैट इज 100%, वो हर रोज क्लास में आता हो। ऐसा ना हो कि वो एक दिन आए और 3 दिन एब्सेंट हो, तो इस स्टूडेंट को मैं क्लास का सीआर, क्लास का जो है वो मॉनिटर नहीं बना सकता।
दूसरा, वो जो स्टूडेंट जिसको मैं मॉनिटर बनाना चाह रहा हूं, वो स्टूडेंट ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा झगड़ालू, क्योंकि बच्चे क्लास में शोर करेंगे और वो उसको पकड़ेगा, उसके ऊपर बैठ जाएगा। और ऐसा भी ना हो कि बहुत ज्यादा शरीफ हो। तो इट मीन्स कि मैं उस स्टूडेंट को मॉनिटर बनाऊंगा जो मॉडरेट होगा, ना बहुत ज्यादा झगड़े वाला हो और ना बहुत क्या हो, दैट इज अ कम झगड़े वाला हो। एंड द लास्ट कंडीशन इज कि इस क्लास में उसके भाई बहन या उसका अपना रिलेटिव ना हो, बिकॉज वो शोर करेगा तो फिर वो उसका नाम तो नहीं लिखेगा। सो दैट्स वाई मॉनिटर बनाने के लिए एक कंडीशन क्या हुई कि वो रेगुलर हो, उसकी रिएक्टिव मतलब वो बहुत ज्यादा झगड़े करने वाला ना हो और ना बहुत कम झगड़े करने वाला हो, और उसके भाई बहन इस क्लास में ना हो। सेम यहाँ पे आप लोग इस चीज को जो है वो रिलेट करें। हम उस एलिमेंट को एज अ स्टैंडर्ड सेलेक्ट करेंगे। झगड़ों का मतलब केमिस्ट्री में होता है रिएक्टिविटी, जिसकी रिएक्टिविटी, अगर किसी एलिमेंट की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, हाई रिएक्टिविटी, तो प्लीज याद रखें रिएक्टिविटी मींस कि ये रिएक्शन में किस तरीके से हिस्सा ले रहे हैं। तो अगर एक एलिमेंट है जिसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, इस एलिमेंट को मैं एज अ स्टैंडर्ड सेलेक्ट नहीं कर सकता। अगर एक एलिमेंट है जिसकी रिएक्टिविटी आप लोग के पास दैट इज लीस्ट रिएक्टिव है, इस एलिमेंट को भी मैं एज अ स्टैंडर्ड सेलेक्ट नहीं कर सकता। एक एलिमेंट जिसकी आप लोग के पास क्या है, दैट इज आप लोग के पास लो नेचुरल एबंडेंस है। लो नेचुरल अटेंडेंस से मेरा मतलब अब यहां पे क्या है, दैट इज नेचुरल अबंडेंस है। तो वो एलिमेंट जिसकी नेचुरल अबंडेंस क्या होगी, दैट इज कम होगी, उस एलिमेंट को भी आप स्टैंडर्ड सेलेक्ट नहीं कर सकते। एंड द लास्ट, भाई बहन की मैंने आपको एग्जांपल दी, तो अब केमिस्ट्री में भाई बहन क्या है, दैट इज आइसोटोप्स है। वो एलिमेंट जिसके क्या होंगे, दैट इज ग्रेटर, या आप लोग के पास लार्ज नंबर ऑफ आइसोटोप्स, जिसके नंबर ऑफ आइसोटोप्स क्या होंगे, दैट इज ज्यादा होंगे, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, इसको आप आइसोटोप्स कहते हैं। तो वो एलिमेंट जिसका जो हाईली रिएक्टिव होगा या जो लीस्ट रिएक्टिव होगा, जिसकी नेचुरल अबंडेंस कम होगी और जिसके नंबर ऑफ आइसोटोप्स क्या होंगे, ज्यादा, उस एलिमेंट को आप एज अ स्टैंडर्ड सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो अब ये कंडीशन जब अप्लाई की गई किस चीज पे, दैट इज कार्बन 12 पे, तो ये सारी की सारी कंडीशन कार्बन 12 पे अप्लाई हो रही थी। ना तो कार्बन 12 बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ना कार्बन 12 बहुत कम रिएक्टिव है। कार्बन 12 की नेचुरल अबंडेंस क्या है, दैट इज बहुत ज्यादा, और इसके नंबर ऑफ आइसोटोप्स, ऑल्दो 3 आइसोटोप्स है, लेकिन वो बहुत जो 13 और 14 है, ये बहुत कम पाए जाते हैं। एंड द फोर्थ वन एक है, इसका एटॉमिक नंबर एग्जैक्ट आप लोग के पास क्या है, दैट इज 12। तो इन रीजन की बेस पे कार्बन को क्या लिया गया, दैट इज अ स्टैंडर्ड लिया गया। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी एलिमेंट के मास को फाइंड करें, तो आप यहाँ पे कार्बन का क्या लेंगे, दैट इज अ कार्बन लेंगे, और यहाँ पे आप एलिमेंट को क्या करते जाएंगे, ऐड करते। जब वो दोनों बराबर होंगे तो इसको आप रिलेटिव एटॉमिक मास कहेंगे। अब कार्बन का मैं कितना मास लूं, तो इसके लिए आपने याद रखना है कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। अब जरा इसकी डिफिनीशन को मैथमेटिकल फॉर्म में आ जाए कि रिलेटिव एटॉमिक मास आप लोग के पास है, रिलेटिव एटॉमिक मास, दिस इज इक्वल टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 पार्ट ऑफ दैट इज व्हाट, कार्बन 12। कार्बन 12 का कौन सा हिस्सा, 12वां हिस्सा, 12वां। यानी जब भी आप किसी एलिमेंट के मास को कार्बन के 12वें हिस्से के साथ, 12वें हिस्से का मतलब क्या, एक प्रोटॉन के साथ, इसके साथ कंपेयर कर, यानी कार्बन में कितने प्रोटॉन है, दैट इज 12 प्रोटॉन है। तो कार्बन के 12वें हिस्से का मतलब क्या, दैट इज एक, तो इट मीन एक प्रोटॉन। एक प्रोटॉन के साथ जब आप या कार्बन 12 के 12वें हिस्से के साथ जब आप कंपेयर करोगे, तो इसको आप लोग किस चीज का नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इसको आप लोग नाम देते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास का। अब कार्बन का जो 12वां हिस्सा है, द 12 पार्ट ऑफ कार्बन 12
इसको आप लोग किस चीज का नाम देते हैं, यानी यहां पे मैं लिख सकता हूं इसको कि मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय आप लोग के पास 12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 को आप किस चीज का नाम देते हैं, दैट इज एएमयू का। एंड व्हाट इज एएमयू? एएमयू इज आप लोग के पास रिलेटिव, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, या इसको आप लोग क्या कह सकते हैं, दैट इज अ यू कह सकते हैं। कार्बन का 12वां हिस्सा एएमयू है। तो इसको मैं मजीद ऐसे लिख सकता हूं कि दैट इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1 एएमयू किसके बराबर होता है, 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -24 के। इट मींस जब आपने किसी भी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करना है तो आप उसी एलिमेंट के मास को डिवाइड कर ले बाय व्हाट 1 एमयू व्हिच इज इक्वल टू द 1/12 पार्ट ऑफ दैट इज अ कार्बन 12। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास कि किसी एलिमेंट के रिलेटिव एटॉमिक मास को आप कैसे फाइंड करोगे। तो यहां से डिफरेंट एलिमेंट के मासेस को कैलकुलेट किया गया। जैसे हाइड्रोजन का मास आप लोग के पास क्या आ रहा है, दैट इज 1 आ रहा है। ऑक्सीजन का मास यहां पे आप लोग के पास क्या आ रहा है, दैट इज 16 आ रहा है। अब मेरी बात को गौर से सुनिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 और 1 एमयू, अब ये जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट इज वेरी टेक्निकल पॉइंट। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 और 16 एमयू, क्या होगा, क्या होगा? तो प्लीज इस पॉइंट को याद रखें कि द रिलेटिव एटॉमिक मास, ये आप लोग के पास रिलेटिव एटॉमिक मास नहीं है, दीज आर द एटॉमिक मास। बिकॉज रिलेटिव एटॉमिक मास आप लोग के पास क्या है, दिस इज अ यूनिट लेस, और इसको आप लोग कह सकते हैं कि देयर इज नो यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास, कोई यूनिट नहीं है। बिकॉज रिलेटिव एटॉमिक मास में ऊपर भी क्या है मास एंड नीचे भी क्या है मास, दिस इज द रेशियो ऑफ टू सेम क्वांटिटी, एंड द रेशियो ऑफ टू सेम क्वांटिटी आप लोग के पास क्या होता है कि दैट इज अ नो यूनिट। तो यहां से आप लोगों ने एमसीक्यू के लिए एक पॉइंट याद रखना है कि रिलेटिव एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं होती। एंड दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि 1 एमयू कितने ग्राम के बराबर होता है, 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -24 ग्राम के जो है ये क्या होता है, दैट इज अ बराबर होता है। अब ये कैसे आया है, इससे हमारा कोई काम नहीं है, इसका अलग से प्रूफ है, लेकिन प्लीज इसी पॉइंट को आगे हम मोल में डिस्कस करेंगे कि 1 ग्राम कितने एमयू के क्या होता है, दैट इज बराबर। फिलहाल के लिए आपने ये याद रखना है कि 1 एमयू कितने ग्राम के बराबर है, 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -24 ग्राम के जो है वो बराबर है। तो दिस वाज द कंसेप्ट अबाउट आप लोग के पास रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसमें आपने ये सीखा कि रिलेटिव का मतलब क्या है, हम कार्बन को क्यों एज सेलेक्ट करते हैं एज अ स्टैंडर्ड, और आप लोग के पास यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। तो उम्मीद है कि आप लोग को बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी। इंशाल्लाह थर्ड लेक्चर में हम मोल के बारे में डिस्कस करेंगे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।